हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग के लिए टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। मतलब हम लोग वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक भी आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर्स का क्या होता है और इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास एक सेट है, यस v1 v2 v3 vn is a set of some vectors. Such vectors and alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha 3 v3 alpha n vn, है ना। वेयर ये अल्फा क्या है? अल्फा है हम लोग के स्केलर्स, है ना। हम लोग के पास v है वेक्टर फील्ड, f है फील्ड। हम लोग ने ऐसे ही मान लिया, वेक्टर स्पेस है ना। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 vn, तो इस चीज को तो अभी आपको तुरंत याद आ गया होगा कि अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 ये फील्ड के एलिमेंट है। तो ये हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है कि हमारा ये हो हमारे जो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बने, ये जीरो वेक्टर के इक्वल बने, है ना। अभी हम लोग ने और कोई बात नहीं की, ये क्या बने? जीरो वेक्टर के। तो ये है जीरो वेक्टर। धीरे धीरे टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि जीरो इन V, है ना। V में जीरो है, वेक्टर में जीरो है। मतलब अगर R2 हमारा वेक्टर स्पेस है तो 0,0 है वो वाला जीरो, और अगर R3 है तो 0,0,0 कोई मैट्रिक्स है तो उसके सारे एलिमेंट जीरो करके ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक कहा कि अगर हमारे पास v1 v2 v3 vn एक कुछ वेक्टर्स का सेट है, तो और उन वेक्टर्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है जो जीरो वेक्टर है, या फिर उन वेक्टर्स का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जो जीरो वेक्टर्स के इक्वल है। उस केस में देखिए दो कंडीशन बनती हैं, दोनों कंडीशन का हम लोग जिक्र करेंगे। एक कंडीशन क्या होती है, हमारे जो वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल हो, लेकिन ये कोई नेसेसरी ना हो कि सारे जो अल्फा 1 अल्फा 2 हैं वो जीरो के इक्वल हैं। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। फिर से एक बार हमने कहा कि हमारे जो ये वेक्टर्स हैं, इनका जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल है। ये जीरो वेक्टर के इक्वल होने के लिए सारे अल्फाज का जीरो होना नेसेसरी ना हो। तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और अगर हमारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर होने के लिए ये नेसेसरी हो कि सारे अल्फाज जीरो हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये चीज लिख लेते हैं, एक एक लाइन की है। देन v1 v2 v3 vn आर कॉल्ड, पहला केस है लीनियरली डिपेंडेंट इफ, इसे मान लेते हैं कि हम लोग की कंडीशन फर्स्ट है, इफ फॉर कंडीशन फर्स्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल अल्फा इज इक्वल टू 0। देखिए ये डेफिनेशन का मीनिंग समझिएगा कि ये नेसेसरी नहीं है कि सारे अल्फा जीरो हों। सारे अल्फा जीरो हो गए तब तो वो जीरो वेक्टर बनेगा ही,
लेकिन अगर हम उस केस में भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बना सके जहां पर हम सारे अल्फा जीरो नहीं रख रहे हैं, मतलब कोई भी एक ही वेक्टर नॉन जीरो रख रहे हैं, तब भी अगर हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बना सकते हैं तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। और दूसरा केस है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये कब होगा? इफ फॉर कंडीशन फर्स्ट इट इज नेसेसरी दैट ऑल अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास जो वेक्टर्स दिए हैं उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बना रहा हो, लेकिन ये कंपलसरी ना हो कि सारे जो स्केलर्स मल्टीप्लाई में हैं वो जीरो वेक्टर है, वो जीरो वेक्टर हैं, तो उस केस में हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी एक भी नॉन जीरो के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो वेक्टर क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर सारे जीरो होना नेसेसरी हो तो हम उस केस में कहते हैं कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके क्वेश्चन कई सारे करेंगे, अभी एग्जांपल्स रैंडम नहीं ले सकते, तो उसके कई सारे हम लोग एग्जांपल करेंगे तो हमें देखेंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। आज मेनली हम उनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे ही सिर्फ जान लेते हैं, अगर प्रूफ की जरूरत होगी तो हम उसका प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्ट जान लेते हैं। जैसे अगर किसी वेक्टर के सेट में, कोई भी वेक्टर्स का सेट है या फिर कोई वेक्टर्स हैं जिसमें जीरो वेक्टर भी है, तो वो सेट हमेशा और हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब वो वेक्टर्स हमेशा और हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब अगर कोई भी सेट है वेक्टर्स का ऐसे 0, v1, v2, फिर चाहे जितने भी वेक्टर हो या सिर्फ अदर एक वेक्टर हो, तो चूंकि यहां जीरो वेक्टर कंटेन कर गया है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। 0, v1, v2 ये लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। मतलब अगर ये मान लेते हैं v1, v2, v3, vn ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना, मान लेते हैं यहाँ v3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनका सबसेट v1, v2 ये भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सुपरसेट भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसे जान लेते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है ये बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और इसके यूज है, और इसके यूज से क्वेश्चंस इजी भी होते हैं और उसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं एक दो केसेस में। देखिए यहां पर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत वो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है कि v1, v2, v3, vn, मतलब हमारे पास वेक्टर्स हैं v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn, कितने भी वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन वेक्टर ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। कहना क्या चाहते हैं कि अगर v1, v2, v3 ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स लीनियरली क्या हैं? लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो इन वेक्टर्स में एट लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, मतलब एक ऐसा वेक्टर जरूर होगा, जैसे हमने मान लिया कि vi, एट लीस्ट एक ऐसा वेक्टर जरूर होगा जिससे बाकी वेक्टर्स, यहां पर मान लेते हैं बीटा v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन बीटा vi माइनस 1 प्लस, यहां पे बीटा का भी सफिक्स आप लिख लीजिएगा, बीटा vi प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन बीटा एन vn, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है तो इस वेक्टर में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसे हम बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकेंगे। और हमने इफ एंड ओनली इफ लगाया था, तो इसका मतलब
अगर ये हमारे कुछ वेक्टर्स का सेट है, ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं और इन वेक्टर्स में हमें कोई भी एक वेक्टर ऐसा दिख रहा है जिसे हम बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं v1, v2, v3, इनको कोई कहता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मतलब इनमें से v1, v2, v3 में कम से कम एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जिसे हम बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकेंगे, है ना। इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे R2 में। ये बहुत यूजफुल कंडीशन होगी, मतलब R2 मतलब रियल नंबर इनटू रियल नंबर वाले सेट में, जहां पर हम देख के ही बता देंगे कि कोई वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट ना। और दूसरी तरफ से क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं v1, v2, v3 और इनमें से आप कोई भी एक वेक्टर देखते हैं कि हम उसको कम से कम एक वेक्टर देखते हैं जिसे हम बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट जरूर होंगे। अच्छा, इनका R2 और R3 में सेंस क्या निकलता है ये देख लेते हैं। तो इनका R2 में क्या सेंस निकलता है? सबसे पहली चीज तो मान लेते हैं कि हमको दो सेट दिए हैं, सॉरी दो वेक्टर हैं v और w। ये R2 के कोई दो वेक्टर हैं, है ना। v और w R2 के कोई दो वेक्टर हैं। तो और ये दोनों हमको, तो देखिए ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? तो ये लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब एक को हम दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकें। बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहां पर एक को दूसरे हमने इसलिए कह दिया, एटलीस्ट वन का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर आप W को अल्फा भी लिख सकते हैं तो V को भी तो 1 अपॉन अल्फा W कह सकते हैं। और अगर अल्फा एक नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर नॉन जीरो अल्फा एक नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल होगा। तो इसलिए किसी भी आप एक को ले सकते हैं, ये चीज समझने की जरूरत नहीं है। मेन समझने का टॉपिक ये है कि अगर V और W R2 के कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो उनमें से एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को, किसी भी R2 के वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, तो मतलब है कि वो दोनों ओरिजिन से होकर जाने वाली सेम स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करने वाले वेक्टर्स हैं। ठीक, तो ये तो ज्योमेट्रिकल मतलब हो गया, इसको बाद में अभी हम लोग लाएंगे। पहले हमने कहा था कि हम R2 में कोई भी वेक्टर्स को देख के ही पता कर लेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। तो देखिए मिल गया ना कंडीशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1, 2 एंड 2, 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, तो आपने कहा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो हम एक को दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में लिख सकेंगे। तो हम लेते हैं कि क्या 2, 3 को हम 1, 2 के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो बन गया 2, 4। अगर आपको यहाँ 3 चाहिए और आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बन जाएगा 1.5, 3। तो मतलब हम इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के एक को दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते, तो मतलब ये वेक्टर्स का सेट हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर लिख सकते, जैसे 1, 1 है और 2, 2, 3, 3, इस तरह ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो 2, 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो मतलब ये क्या है? ये दोनों वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि R2 में हम देख के ही बता देंगे कि कोई भी वेक्टर्स का सेट या फिर कोई भी वेक्टर्स जो हमको दिए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, है ना। और हम वो स्ट्रेट लाइन की क्या बात कर रहे थे कि अगर हम एक कोई वेक्टर है, जैसे 1, 1 ये यहां पर वेक्टर होगा और 1, 2 ये वेक्टर होगा, ये देख लीजिएगा 2, 2, तो दोनों वेक्टर्स देखिए लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो ओरिजिन से जाने वाली एक ही लाइन में दोनों बिलोंग करते हैं। और तो मतलब इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी वेक्टर्स, इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी वेक्टर्स होंगे 3, 3, 4, 4 या -1, 1
सब के सब क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, है ना। और कोई नॉन लीनियर दो वेक्टर्स हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन ओरिजिन से लाइन जानी चाहिए, है ना, क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म को ही ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तो R2 में बात हो गई, हमारे हिसाब से मतलब भी समझ आ गया होगा। अब आप देख के ही बता देंगे, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया बताइए 2,1 और 6,4 लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इसमें आपको 2 में 6 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 3 6,3 नहीं पहुंच पाए, ये नहीं है लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये दोनों वेक्टर 2,1 और 6,4। 2,1 और 6,3 कैसे हैं, एक को दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप, सॉरी रियल मतलब एक स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब हाँ, अभी ये कंफ्यूजन तो नहीं आ गया जैसे कि इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए, मतलब 3 ही टाइम्स होनी चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो 1, 2 या 3 ही होना चाहिए, आप 1.5 1.2 वो भी हो सकता है ना। तो इसलिए वो कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो अगर आपसे कोई 2,1 और 6,3 के लिए पूछ ले तो ये दोनों लीनियरली क्या हो गए, डिपेंडेंट, क्योंकि एक को दूसरे के हम इंटीग्रल मल्टीपल, सॉरी फिर से वही निकल गया, स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीग्रल नहीं जरूरी है, आप ये वाला ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1,2 ये 1.2, 2.4 के इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं है। आप इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए यही मिल रहा है ना, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये एक दूसरा के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका R3 में क्या सेंस है, R3 में क्या सेंस है, पहले ये समझ लेते हैं कि अगर R3 में हमारे पास एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है जिसका इक्वेशन है, या फिर हम मान लेते हैं कि U V W, ये तीनों R3 के 3 वेक्टर्स हैं और ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और एक चीज, ऐसे लीनियरली डिपेंडेंट है कि हम W को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब W को लिख सकते हैं अल्फा V प्लस बीटा U। तो इस केस में क्या होता है कि अगर V और U, यहां पर बहुत सारी कंडीशंस हैं तो इसलिए इसको देख के नहीं पता कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट कुछ मिल जाए तो भले ही देख के पता कर सके, नहीं तो ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं U V W R3 के, और उनमें से वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं और हम उनमें से एक वेक्टर है W, उसको अदर U और V के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में कोई लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो और अगर V और U एक ही ऐसे प्लेन के एलिमेंट हो जो ओरिजिन को रखता है, मतलब ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 टाइप के प्लेन के अगर पॉइंट हो V और U, तो W भी इसी प्लेन में होगा। अगर V और U या फिर कोई भी 2 पॉइंट हमें किसी ओरिजिन से पास होने वाली प्लेन के मिल जाएं, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम अदर जो भी पॉइंट्स लिखेंगे वो भी उसी प्लेन में होंगे। इसको आप ज्योमेट्रिकली देखिएगा, सोचिएगा, तो आपको मिलेगा कोई कंक्लूजन, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये था लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन। हमने सिंपल सी बातें डिस्कस की, अब फिर से नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।